नमस्कार। पीडीए के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं प्रियदर्शन सर और आज हम बात करने वाले हैं सतलुज की। सतलुज फिल्म कैसी है कैसी नहीं है ये तो हम देख ही नहीं पाए हैं, तो हमको वो पर्सपेक्टिव तो है ही नहीं, लेकिन जिस पर आधारित है उस कहानी का अंदाजा है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कहानी जो जग जाहिर है, हर किसी को मालूम है, उस समय की मीडिया में सन 90 के दशक में बहुत वाइडली रिपोर्टेड थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सीबीआई इन्वॉल्व हुई थी, उसमें लोग कन्विक्ट हुए हैं, दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा काट रहे हैं। ऐसी कहानी का उल्लेख फिल्म में बैन क्यों है, मना क्यों है? पीडी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपके जो विचार हैं सबसे पहले इस फिल्म को लेकर के, मैं चाहूंगा कि पहले आप वो रखें जो पूरा प्रकरण हुआ है। पीडी। देखिए संकेत, मैं तो बिल्कुल सदमे में रह गया। इतवार की शाम जब मैं बैठा तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, मुझे लगा कि मुझे कोई गफलत तो नहीं हुई। 2, 3, 4, 5 सब देखता चला गया। थोड़ी देर बाद खबर पड़ी कि सरकार ने इस फिल्म को रुकवा दिया है। मुझे पहली बात लगी कि ये मेरे नागरिक अधिकारों पे हमला है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों पे। क्योंकि जिसको हम बोलने की आजादी कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, उसमें सुनने और देखने का अधिकार भी शामिल है। तो एक तो सबसे पहला हमला आपने मेरी आजादी पे किया, मेरी मौलिक मेरे आजादी पे, मेरे देखने के अधिकार पे किया। फिर मैं सोचने लगा कि फिल्म बैन क्यों की गई, सच से सरकार इतना डरती क्यों। और ये सच तो जो है, जो आप बता चुके हैं, उसको फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि 1984 से 1994 के बीच पंजाब में, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहते हैं, पुलिस वालों के हाथों हुई हत्याएं, उनकी तफ्तीश की थी जसवंत सिंह खालड़ा ने। थे तो वो बैंक मैनेजर एक, लेकिन जब उन्होंने ये सब होता देखा, अमृतसर में थे वो, उन्होंने बड़े विस्तार से तफ्तीश की और उनका निष्कर्ष ये था कि 10 साल में कम से कम 25,000 अनआइडेंटिफाइड बॉडी अलग अलग शहरों में जलाई गई है। अमृतसर में, मजीठा में, तरन तारण में, तमाम जगहों के। और उन्होंने पता कैसे किया? कहीं जाके कोई रिकॉर्ड तो मिलना था नहीं। उन्होंने नगर निगम के रिकॉर्ड चेक किए, श्मशान जा जा कर देखा कितनी लकड़ियां जली हैं, क्या हुआ है, बड़ी मुश्किल से। और 1995 के अंत में, सितंबर का महीना था, कहते हैं उनको डराया गया कि अगर हम पे 25,000 लोगों का मुकदमा चलता है तो 25,001 का भी चलेगा। ये वो लोग थे जो गुमशुदा कर दिए गए थे और जिनको पुलिस ने मार डाला था। उनको भी 6 सितंबर 1995 को उठा लिया गया, एक थाने ले जाया गया। बाद में वो गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। हालांकि उनके कत्ल के आरोप में सजा हुई। फिल्म इन्हीं जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पे आधारित बताई जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चूंकि जो देखना चाहता था मैंने सोचा ही था कि शुक्रवार को जो फिल्म आई है वो इतवार को एकाएक हटा ली जाएगी। तो ऐसी सच्चाई से सरकार डरती क्यों है? एक बात ये कही जा रही कि ये तो बीजेपी को फायदा होता, कांग्रेस के जमाने का मामला था, कांग्रेस के जमाने में सब हुआ था। लेकिन मामला इतना सीधा सरल नहीं है। हमारी सरकारें, चाहे 84 की हिंसा हो, चाहे उसके बाद का दौर हो, एक तरह का बहुसंख्यकवाद हमारी राजनीति पे लगातार हावी है। 84 की हिंसा के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसका किन लोगों ने उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। राजीव गांधी ने ठीक है कहा था, बहुत नादान वक्तव्य था, कि जब एक पेड़ गिरता है तो मिट्टी कुछ हिलती है। लेकिन आप याद कीजिए कि उस दौर में नाना साहब देशमुख ने भी उस पर एक लेख लिखा था। और जिस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, उस चुनाव में आरएसएस किसके साथ खड़ा था, इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं असल में सरकार को ये डर था कि खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सच से
मुल्कों को, राष्ट्रों को इतना घबराना नहीं चाहिए। वो सच सामने आता तो हिंदुस्तान की, और वो सच उजागर है। हैरानी की बात है कि जो आपने कहा भी कि पिछले 20 वर्षों से तमाम रिपोर्ट से, ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी रिपोर्ट से तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन एक सिनेमा जो बनता है उस यातना को, उस उत्पीड़न को जिस तरह जीवित कर देता है, अगर लोगों ने देखा होता है कि भारत सरकार इसको भी इजाजत दे रही है तो भारत की लोकतांत्रिकता का, भारत के लोकतंत्र का ज्यादा मान बढ़ता। लेकिन चंद कुछ लोगों के बहाने, जो मैं बहाना ही मानता हूं, कहां बैठे हैं कौन समर्थक पता नहीं, वो तो दिलजीत सिंह दोसांझ को, जो इस फिल्म का हीरो है, उस दोसांझ को भी धमकियां देते रहे और उसके कार्यक्रमों में जाके हंगामा करने की कोशिश, मंच पे चढ़ गए। उनको 2 या 3 बार कम से कम अपने मंच से दोसांझ ने उतारा है। दोसांझ ने इन सबके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि ठीक है, अगर ये बैन है तो है, हम इसका गुरिल्ला लॉन्च करेंगे। गुरिल्ला लॉन्च में तो उसने कहा कि आप इसके लिंक बांटिए, और मुझे लग रहा था कि आप तो फिल्म देख चुके होंगे। लिंक पे लिंक पे लिंक वो बंट रही है, लोग उस सच्चाई को जान रहे हैं। पाबंदियों का इतिहास हमेशा बताता है कि जो आप लगाना चाहते हैं, पाबंदियां उससे उछल के आपके दायरे के पार चली जाती हैं। संकेत, आप एकदम सही कह रहे हैं पीडी सर, क्योंकि ऐसे लिंक मेरे पास भी आए हैं और वो हाँ व्हाट्सएप पर आज की डेट में वो लिंक बहुत ही मास स्केल पर बट रहे हैं। यूट्यूब पर ये फिल्म लोगों ने रिलीज कर दी है, उसके बाद फिर कॉपीराइट के हवाले से उसको हटाया भी जा रहा है, लेकिन फिर लोग लिंक बना दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मकसद था कि ये फिल्म लोग न देखें, तो बैन और कैंसल कल्चर की खासियत कह लीजिए या बुराई कह लीजिए, वो यही है कि जैसे ही आप कोई चीज़ बैन करते हैं उसमें लोगों की रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा खंगाल खंगाल करके कि देखें तो ऐसा क्या था कि बैन हुआ या ऐसा क्या था कि रोका गया, और इसी को पायरेसी कहा जाता है, पायरेसी को बिल्कुल, बढ़ावा कहा जाता है। तो आपको लगता है कि एकदम जो जिस मकसद से रोका गया वो मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। अब तो लोगों को फ्री में उनके व्हाट्सएप पर मिल रही है फिल्म, पहले तो फिर भी Z5 को पैसा देना पड़ता। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग हो सकता है G5 पे फिल्म नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को जो OTT प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी दर्शक हैं, उनको बहुत ज्यादा हिंसा कई बार लगता है, छोड़ो इसके मुकाबले कुछ लाइट सा देख लेते हैं। लेकिन अचानक एक बैन ने, और उसके बाद खुली ये सच्चाई ने कि इसमें एक शख्स की कहानी है जिसका हाल वैसा ही हुआ जिनके बारे में उसने तफ्तीश की थी, उसको भी गुमशुदा बना के मार दिया गया। और एक आध नहीं, 25,000 लोगों की। एक बात मैं भूल गया जो खालड़ा साहब की रिपोर्ट बताती थी, इन 25,000 लोगों में 2,000 पुलिस वाले भी थे। वो पुलिस वाले जिन्होंने इस तरह की ज्यादतियों को स्वीकार करने से इनकार किया था। तो ये सारी बातें सच है कि अचानक आप इतिहास के पन्ने फिर से पलटने लगे हैं, वो सारी परछाइयां फिर से याद आने लगी हैं। और बैन का इतिहास मैं तो हमेशा देखता हूं कि कोई भी किताब हो, फिल्म हो, बैन की जाती है तो अचानक उसको देखने वाले बढ़ जाते हैं। कई बार लगता है कि फिल्म बैन करने का मकसद ही कहीं ये तो नहीं कि आप इसका एक चोर गलियारा निकाल रहे हैं कि उसकी मार्फत इसको देख लिया जाए। मुझे याद है कि सलमान रुश्दी की किताब बैन हुई थी 89 में, सैटेनिक वर्सेस, उसको दुनिया भर में रोकने की कोशिश हुई। सलमान रुश्दी को आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के चलते छुपना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में वो किताब खूब बिक रही है, खूब पढ़ी जाती है। पढ़ी जाए चाहे न जाए, वो सलमान रुश्दी के विद्रोह के एक प्रतीक की तरह बनी हुई है। तो जब भी आप किसी किताब को बैन करते हैं, ये शायद सच की प्रकृति है कि वो 7 पर्दों के पार भी निकल के चला आता है। आप देखिए, चाहे चढ़ावे का मामला हो चाहे सिनेमा का, आप दबाते हैं वो सामने सच्चाई आने लगती है। अभी तो हम फिल्मों पे ही बात कर रहे हैं। जो समझने की बात इस पूरे प्रकरण में है कि ये सरकार या ये व्यवस्था पूरी ऐसी
फिल्मों को तो भरपूर बढ़ावा दे रही है, जो नफरत फैला रही हैं, जो झूठी कहानी फैला रही हैं, जिनमें तथ्य तक झूठे हैं। जैसे इस दौर की जो सबसे कामयाब फिल्म बताई जा रही है, धुरंधर की दोनों फिल्में, आप उनको देख जाइए। भयावह हिंसा और अजीब तरह की अमानवीय किस्म की नृशंसता, और उसमें आप देशभक्ति की छौंक लगा रहे हैं, तथ्यों को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे याद है कि 72 में आप जियाउल हक का बयान दिखा रहे हैं। मुझे मुझे लगता है कि वो भुट्टो का बयान था, जिसको फिल्मकारों ने समझ लिया कि ये जियाउल हक का बयान होगा, और जियाउल हक के बयान के नाम से भुट्टो का बयान दिखा दिया। तो ऐसी तथ्यात्मक चूकों, ऐसी भयावह गलतियों और नफरत की एक पूरी खुराक से भरी दो फिल्मों को लगातार चलाया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। या ऐसी जो तरह तरह की फाइलें बन रही हैं, उन फाइलों को सरकार देख रही है, छूट दे रही है। तब भी देखिए कि झूठ जो है एक हद के आगे नहीं जा पाता है। और जो ये फाइल है, ये जो फिल्म है दिलजीत सिंह दोसांझ की, सतलुज, सतलुज इत्तेफाक से इसका नाम तरह तरह का थे। पहले कहा गया कि इसको घल्लू धारा कभी कहे जाने की बात थी, बाद में हुआ कि इसका नाम रखो पंजाब 95। पंजाब 95 को भी सेंसर बोर्ड को स्वीकार नहीं हुआ। पंजाब 95 के बाद इसका नाम रखा गया सतलुज। सतलुज 5 नदियों में एक है जिनसे पंजाब बनता है, पंजाब का नाम बनता है। तो वो धारा बह रही है सतलुज में, चाहे जितनी गाद आए। ये फिल्म मुझे लगता है कि देखी जाती रहेगी, दुनिया भर में तो देखी जा रही है। पर और जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं ये कि आप देखिए कि दुनिया में तो फिल्म दिखाई जा रही है। अगर सरकार को लगता है कि देशद्रोही, देश विरोधी तत्व जो बाहर बैठे हुए हैं वो इस फिल्म देख लेंगे और इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो उनको तो आपने बिल्कुल निष्कवच छोड़ दिया। आज जो हिंदुस्तान में फिल्म देखते हुए फिर भी इसका एक सम्यक मूल्यांकन करते, जो फिर भी एक तरह की काट कर सकते थे, वो अवसर आपने छीन लिया। ये अपने लोकतंत्र पे, अपने लोकतांत्रिक तौर तरीकों पे विचार करने का अवसर हो सकती थी ये फिल्म, जो आपने छीन ली। एक बात और मुझे ख्याल आ रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिसको बोलते हैं, हमारे समय बिल्कुल वो कानूनी दर्जा ले चुकी है। आप देखिए कि जो बुलडोजर जस्टिस है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। आजकल मीडिया में टर्म चल पड़ा है हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। यानी पैर में गोली मारो तो हाफ एनकाउंटर, सर पे मारो तो फुल एनकाउंटर। तो इसको एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी, एक तरह की स्वीकार्यता मिलने लगी है। तो अगर उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे बहस चलेगी, तो क्या वो बहस धीरे धीरे यहाँ के बुलडोजर न्याय पे भी नहीं चली आएगी? क्या अचानक हमें समझ में नहीं आएगा कि जो न्याय प्रक्रिया है वो अदालतों के सहारे होनी चाहिए, अदालतों के जरिए होनी चाहिए? उसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हमारा पुलिस तंत्र, जो अपने व्यवहार में कितना हिंसक हो सकता है, लगातार इस तरह पेश कर रहा है। संकेत। पीटी सर, इस फिल्म के जो हीरो हैं जिन्होंने मुख्य हाँ। किरदार निभाया, आपने सही बोला कि ये वाइडली रिपोर्टेड सारी चीजें, लेकिन फिर भी इस फिल्म के को ना चलने देने के पीछे का मकसद क्या है कि एक कहानी सामने ना आए। वो कहानी हाँ। जो एक कालखंड में बहुत बड़ी, जो कहानी बैन नहीं है, ना कहानी हाँ। गलत है। देश की अदालत ने दोषी पाया पुलिस वालों को ऑफ कमिटिंग एक्सेसेस, उनका कन्विक्शन भी हुआ, और एक ऐसी सच्ची कहानी। तो आपको लगता है कि सच से फिल्मों को और फिल्मों में सच दिखाना जरा सा अप्रिय होता है सरकारों को? अगर आप सच जैसे दिखने वाले फिक्शन को प्रस्तुत कर दें, वो ज्यादा सही लगता है, या वो ज्यादा सही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा नैरेटिव भी चला जाए, थोड़ा क्या भर भर के नैरेटिव चला जाए, थोड़ा सा एजेंडा भी हो जाए, प्रोपेगेंडा भी हो जाए? मैं आपको ये भी बता दूं पीटी सर, प्रोपेगेंडा करना कोई बुरी बात नहीं है,
एक फिल्म को क्या उसी पैमाने पर जज करना चाहिए कि वो फिल्म लोकप्रिय हुई या नहीं हुई, और वो फिल्म सिनेमा की जो क्वालिटी होती है उस पर खरी उतरी या नहीं हुई। फिर वो, क्योंकि बिकॉज वन मैन्स प्रोपेगेंडा इज अनदर मैन्स समथिंग एल्स, तो फिल्म देखिए, को आपने इस दो आधार तीन पर जज करना चाहिए। बिल्कुल, आपने 2-3 बातें कही। एक तो प्रोपेगेंडा का सवाल। असल में पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा में थोड़ा-सा अंतर होता है। मैं चाहता हूं कि पब्लिसिटी तो हो, हर कोई पब्लिसिटी करे, क्योंकि उसमें तर्क होता है, उसमें तथ्य होता है। जब आप प्रोपेगेंडा पे उतरते हैं तो तथ्यों के पार जाते हैं। सिनेमा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि सिनेमा एक तथ्येतर विधा है, तथ्य के बाहर जाने वाली विधा। लेकिन तब भी वो अंततः तार्किक होना, कम से कम संवेदनशील होना, जिस सच की वो बात कर रहा है उस सच के प्रति ईमानदार होना, उसकी कसौटी होती है। देखने वाला दर्शक जान लेता है कि भाई हम जो देख रहे हैं, कहानी वो भले न हो, लेकिन वो उसी कहानी की ओर इशारा कर रही है जिसकी सच्चाई कोई छुपा रहा है। और वो ये भी जान जाता है कि देखो सच तो कुछ और है, ये फिल्म तो एक तरह का झूठ गढ़ रही है। तो दर्शक के दिमाग में ये बातें तमाम तरह के की चीजों के बाद चलती रहती हैं। दूसरी बात ये, दिलजीत सिंह दोसांझ की आप चर्चा कर रहे थे, वाकई वो बहुत बड़े अभिनेता हैं। और दिलचस्प ये है कि वो कहते ये हैं कि उनको राजनीति नहीं करनी है, अभिनय करना है। लेकिन अभिनेता का जो काम होता है वो किस चीज का अभिनय करे, जिस पात्र को जिए उसको ईमानदारी से जिए, जो फिल्म बनाए उस पर ईमानदारी से काम करे। असल में ये कसौटी भी सरकार को पसंद नहीं आती है। और नकली राष्ट्रवाद कैसे थोपा जाता है, दिलजीत सिंह दोसांझ की एक फिल्म थी सरदार जी 3, वो एक सीरीज थी, और मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो उसमें पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस थी हानिया अमीर। अब पहलगाम की घटना के बाद, पहलगाम में जो हुआ निश्चय ही बहुत स्तब्ध करने वाला था, निंदनीय और आतंकी कृत्य था। वो कैसे हुआ, क्यों घटित हो गया, इसकी व्याख्या अलग है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन पहलगाम की सजा आप एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के शामिल हो जाने से एक फिल्म को क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि जो असली जांच है, जिसकी असली आंच है, उससे हटकर आप एक एक मिथक रच रहे हैं कि हम तो पूरे पाकिस्तान का बहिष्कार कर देंगे। आप एक फिल्म में, फिर वो फिल्म सरदार जी 3 बाहर दिखाई गई, खूब दिखाई गई, हिंदुस्तान में नहीं चली। तो ये स्थिति है दिलजीत सिंह दोसांझ को लेकर और फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर। सच तो तमाम सरकारों को डराता है, और बैन की जाने वाली फिल्मों की भी सीरीज एक है, और बैन किए जाने वाले उपन्यासों की भी, लेकिन सब में समानता यही है। और दूसरा, बैन से एक और बात मुझे याद आई, सेंसर के कट। आप फिल्मों को टालते रहते हैं, फिल्म बनाना करोड़ों का खर्च होता है, आप उसकी रिलीज टालते रहते हैं, निर्माता निर्देशक को नुकसान होता रहता है। इस फिल्म को 4 साल सेंसर बोर्ड ने अटकाया, अंततः अदालत से इसका रास्ता खुला, इसकी पुरानी फिल्मों का भी। तो सरकार के पास स्ट्रेटेजीज तरह तरह की है, तरह तरह की रणनीतियां हैं, जिनसे वो ऐसी फिल्मों को बैन करती हैं, ऐसे कलाकारों को हतोत्साहित करती हैं, और फिल्म बनाने वालों को बताती हैं कि खबरदार, जो इस तरह की फिल्म बनाई, प्रेम की फिल्म बनाओ, देशभक्ति की फिल्म बनाओ, सरकार की तारीफ करने वाली फिल्म बनाओ, नोटबंदी का समर्थन करने वाली फिल्म बनाओ। धुरंधर 2 देख लीजिए, नोटबंदी को जायज बताने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। पता चलता है कि उसमें जो अतीक अहमद इतना बड़ा प्लेयर दिखाई पड़ता है कि नोटबंदी जैसे उसी के चलते हुई। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात थी जिसको जस्टिफाई किया गया। और उसके पहले मुझे याद आया, नोटबंदी को लेके एक पूरी सीरीज थी, अवरुद्ध नाम से एक वेब सीरीज है। उस अवरुद्ध वेब सीरीज का अब दूसरा या तीसरा एपिसोड है, मैं भूल रहा हूं। तो पूरा नोटबंदी की प्रक्रिया पे है, जिसकी लगभग नकल उस फिल्म में कर ली गई है। अवरुद्ध तो फिर भी थोड़ा तार्किक होने की कोशिश करती है, यहां तो तर्क बेमानी है। लेकिन इन फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा
क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करती हैं, ये पब्लिसिटी के सहारे नहीं जाती हैं। जबकि दिलजीत सिंह दोसांझ की जो फिल्म है सतलुज, वो चुपचाप बहुत मध्यम ढंग से बहती हुई आगे आ रही थी। 3 साल रोका आपने और अंततः वो नहीं रुका तो एक बड़ी सी चट्टान बैन की उसके आगे लाके रख दी कि अब देख लो फिल्म। लेकिन गुरिल्ला लॉन्च मुझे बहुत प्रिय शब्द लगा कि गुरिल्ला लॉन्च बोल के दिलजीत सिंह दोसांझ ने एक, ठीक है कि उसकी मुश्किल है, वो पायरेसी को बढ़ावा देने वाला मामला है, लेकिन कई बार आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं जो ज्यादा बड़ी लड़ाइयां होती हैं, उनमें छोटी लड़ाइयों को कई बार अनदेखा भी करना पड़ता है। संकेत जी, पर जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था पीडी सर, वो ये था कि फूहड़ ही सही। हाँ, जैसे मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हो सकता हूं कि फिल्म फूहड़ है तो वो ना रिलीज हो। भाई फूहड़ बिल्कुल फिल्म बिल्कुल अगर है तो उसकी फूहड़ता का मापदंड जनता तय करेगी। अगर हाँ जनता को फूहड़ फिल्म देखनी है तो देख लो, तो उसका अधिकार भी, फूहड़ फिल्म बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर कोई और अपना फिल्म बना रहा है, हाँ अपने तरीके से फिल्म बना रहा है, तार्किक होकर के बना रहा है, तथ्यों पर बना रहा है, तो उसको भी लॉन्च करने का पूरा हक है। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल रोक देना ये चीज गलत है। इस लिहाज से मेरा ये कहना था कि आप करिए जम के हाँ प्रोपेगेंडा बिल्कुल फिल्म रिलीज बिल्कुल करना पाप नहीं है, लेकिन फिर दूसरे की फिल्म भी आप होने दीजिए। आपको एकदम एकदम वो एंगल पसंद नहीं आ रहा, एक प्रो सरकार आप सतलुज रियल ऐसे करके फिल्म लॉन्च कर लें। और अब यहां पर पीडी सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि देखिए ये हाँ पूरी जो फिल्म थी, इसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें, पृष्ठभूमि देखें, तो ये उस समय की कांग्रेस सरकार, हाँ चाहे पंजाब में हो, बहुत लंबे समय का प्रेसिडेंट्स रूल पंजाब में हो, हाँ या फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, यानी कि मुख्य रूप से ये कांग्रेस के प्रशासन पर सवाल था हाँ 1984 के बाद और 1995 के बीच में। तो हाँ कायदे से देखा जाए तो भाजपा सरकार को तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। उनको तो उल्टे और समर्थन कर देना चाहिए कि देखो ये किस तरीके के थे। हमने आफ्टर ऑल ऐसी तमाम फिल्में देखी हैं जिसमें कांग्रेस की आलोचना हुई है 2014 के हाँ बाद। हाँ एक्सीडेंटल बिल्कुल प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर एक ख्याल आता है हाँ मुझे। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बात कई बार मजाक में कही जाती है कि बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस। आप उसके मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, ज्यादातर कांग्रेस से चले आते हैं, तो उसके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई कांग्रेस के लोग शामिल हैं। लेकिन कई बार ये लगता है कि विचार किस स्तर पे भी, यानी योजनाओं के स्तर पे तो है ही। जिस मनरेगा को खत्म करने की बात की जा रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अब वो नई शक्ल में ला रहे हैं। यह तमाम योजनाओं पे, चलिए वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन शासन करने की जो प्रकृति है, वो उन 10 वर्षों के मिजाज के लिहाज से शायद अब भी मेल खाती है। अब भी इनको ये बात डराती है कि जो सिखों के प्रति जो हिंसा हुई, क्योंकि जो 25,000 लोग मारे जा रहे हैं, मारे गए अनआइडेंटिफाइड, उनमें ज्यादातर की पहचान तो स्पष्ट है कि वो सिख थे। तो वो जो है, उनको लगता है कि जो सिख विरोधी हिंसा का उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे की बदनामी झेलनी पड़ती है, वो इससे कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो हमारा इतिहास है, अब कहां कहां चीजों को रोकेंगे। 84 का तो मैं देखता हूं सबसे ज्यादा हवाला आप बहसों में देते रहे। टीवी की बहसों में मैंने देखा कांग्रेस और बीजेपी के बीच का पैटर्न, कि कांग्रेस याद दिलाती थी 2002 के दंगों की हिंसा की, तो बीजेपी तत्काल 84 के राइट्स का सवाल उठा देती थी। तो हिंसा तो कई बार मुझे लगता है कि जनता पे जितनी भारी पड़ती हो, सरकारों को रास आने लगती है। और एक ऐसी फिल्म आती है जो बताती है कि देश के नाम पे सरकारी हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है, वो आप पे भी सवाल खड़े करती है, वो आपके राष्ट्रवाद पे भी सवाल खड़े करती है। आप देखिए, मैं तो इसको और दूर तक ले जाता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे बहुत सारे अत्याचार, अनाचार पंजाब और अमृतसर तो पता नहीं कब से झेलते रहे। एक सदी से पहले अमृतसर ने ही जालियांवाला बाग की गोलियां झेली थी।
4000 से ज्यादा गोलियां जिनका निशाना मिस नहीं हुआ था। और जनरल डायर ने कहा कि वो तो क्वीन विक्टोरिया के लिए सब कर रहा था। आप क्वीन विक्टोरिया के नाम पे 4000 लोगों की हत्या कर रहे हैं। यहाँ एक सरकार जो है आतंकवाद खत्म करने के नाम पे उसकी पुलिस मशीनरी बहुत सारे लोगों को मार देती है। ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे आतंकवाद का जो पूरा दौर था उस पे भी बात होनी चाहिए, उस पे भी किसी को फिल्म बनानी हो बना ले, बनती रही हैं फिल्में वैसी, और उसको भी प्रस्तुत होने का अधिकार होना चाहिए। आप उस पर बहस कर लें कि आखिर इस आतंकवाद के खात्मे का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जो अंततः लोकतंत्र ही साबित हुआ। वही इकलौता रास्ता हमने पाया कि पंजाब को फिर से उस अंधी सुरंग से बाहर लाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन अगर आपको बनानी है कि आतंकवाद कितना भयावह था, तो आप उस पर भी फिल्म बना लीजिए। हम लोग सब जानते हैं, मतलब हमारे एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई, हमारे एक मुख्यमंत्री की हत्या हुई, ये सब उसी हिंसा में हुई। तो सच तरह तरह के हैं और हर सच के साथ उसकी व्याख्या है। आपको चुनना है, आपको फिल्म बनानी है, लेकिन जो भी सच हो वो सरकारों को डराता है, वो उनको पीछे हटने पे मजबूर करता है, वो फिल्म का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्में जो हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं। ये फिल्म भी बना लेती है। सतलुज में बहते हुए पानी की तरह ये फिल्म भी हाँ पायरेटेड वर्जन में व्हाट्सएप पर बह रही है और सब हाँ लोग देख बिल्कुल। रहे हैं। तो बैन का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जिनको नहीं हाँ भी देखना था वो भी देख रहे हैं। पंजाब में मैं सुन रहा हूं कि लोग सफेद कर्टन लगा लगा करके देख रहे हैं। नाई की दुकान में इसको लगा दिया जा रहा है। भाई एक पेन ड्राइव ही तो चाहिए। तो ये तो हाल है बैन बिल्कुल, का, सीधी सी बात है। ये सच्चाई है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पीडी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? आज के इस युग में, तकनीक के इस युग में, ये बैन टाइप की चीज काम भी करती है। सबसे पहली बात, ये बैन फिल्म को और लोकप्रिय नहीं बना देती। और दूसरी चीज, बैन की जरूरत ही क्यों थी? इसको रोकने की जरूरत क्या आन पड़ी? अगर आपका मकसद ये था कि कुछ लोग इसका फायदा ना उठा लें, तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बताई क्यों नहीं गई है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसका कोई फायदा उठा सकता है? पंजाब की पॉलिटिक्स के चलते तो क्या ये फैसला नहीं लिया गया है? लेकिन जो भी मकसद था वो मकसद पायरेसी की वजह से पूरा नहीं हुआ। पीडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पीडीए में। नमस्कार।